बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बेटा? आज हम इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ये जो वीडियो होगा ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो प्रोसेस है ये डिवाइड होगा 3 फेसेस में। ठीक है, इनिशिएशन, ठीक है, देन इलॉन्गेशन, देन टर्मिनेशन। तो जो तीनों प्रोसेस हैं, इन तीनों प्रोसेस को हम कंप्लीट सेपरेट वीडियोस में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, तो इसमें हम इन तीनों प्रोसेस का क्या लेंगे, ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, यानी पूरे एक प्रोसेस का ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होता है। ठीक है, अच्छा डिटेल में वीडियो होगा, बट ये और डिटेल में हो सकता है तीनों के तीनों प्रोसेस, तो हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में बना दी है। ठीक है, तो पहले आप उसे देख के आए, बिकॉज चाहे हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, चाहे हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होता है, जब हम प्रोकैरियोट्स को स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के कंपैरेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है काफ़ी सिंपल वे में होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर भी होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें डिफर भी करेंगी, कुछ चीज़ें सिमिलर भी होंगी जो इस प्रोसेस के अंदर भी आएंगी, तो वो हम डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस कर दी गई हैं। यूकैरियोट्स के प्रोसेस में, जैसे हम यहाँ यूकैरियोट्स में स्टडी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को स्टडी किया जाएगा जो प्रोकैरियोट्स से डिफर कर रही हैं। ठीक है, ये यूनिक है यूकैरियोट्स के रिगार्डिंग। क्लियर? तो आप ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को अगर आप देख के आओगे तो आप काफ़ी एक अच्छा आइडिया होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा रिलेट भी करेंगे कि वहाँ पर कौन से एंजाइम्स यूज़ हुए थे, कौन से एंजाइम क्या फंक्शन कर रहे थे, यहाँ पर क्या डिफरेंस है उसके रिगार्डिंग। तो आप बेटर है आप उससे देख के आए। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आएगा फिर ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है यूकैरियोट्स के अंदर, ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, तो हमें पता है इनिशिएशन में रिकॉग्निशन होगा उस साइट का जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होना है, स्टार्ट होना है। ठीक है, तो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं प्रोमोटर। जिस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन में हो रहा है, रीजन का रिकॉग्निशन किया जाता है और वहाँ से इनिशिएट किया जाता है, वहाँ से डीएनए को मेल्ट कराया जाता है ताकि डीएनए रेप्लिकेट किया जा सके। ऐसी यहाँ पर प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और फिर उसे उस रीजन पे क्या होगी, डीएनए मेल्टिंग होगी, ताकि जो हमारा डीएनए उसे हम ट्रांसक्राइब करा सकें, उससे आरएनए फॉर्म करा सकें। अब देखो यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि प्रोकैरियोट्स के केस में, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स के केस में देखा, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट था। ठीक है बेटा, वहाँ पर सिर्फ एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट था, वहाँ पर मल्टीपल नहीं थे। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आपको 5 टाइप्स के देखने को मिलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फोर्थ और फिफ्थ है वो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में हम जनरली क्या देखते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए फॉर्म करेगा एमआरएनए। ठीक है, फिर ये होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे हमारे। ठीक है, जो होगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? तो ये जो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर एमआरएनए जो फॉर्म करता है, कौन सा पॉलीमरेज फॉर्म करता है? पॉलीमरेज फॉर्म करता है सेकंड। ठीक है, ये एमआरएनए फॉर्म कर रहा है, एमआरएनए कौन फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा पॉलीमरेज सेकंड। तो जो यहाँ पर पॉलीमरेज है, यहाँ पर हम पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड 3 जो मेन है इन्हें देखेंगे। तो RMT, तो जो राइबोसोमल आरएनए है उसे कौन सिंथेसाइज करेगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। जो एमआरएनए है उसे कौन सिंथेसाइज करेगा? पॉलीमरेज सेकंड। जो टीआरएनए उसे कौन सिंथेसाइज करेगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो हमें किस पर फोकस करना है? हमें इस पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पर फोकस करना है, बिकॉज हर एक पॉलीमरेज के लिए उसका प्रोमोटर रीजन स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो हम इसी आरएनए पॉलीमरेज पर फोकस करेंगे और इसके ही प्रोमोटर रीजन पर फोकस करेंगे। कौन से फैक्टर्स इससे बाइंड करें, उन्हीं स्पेसिफिक फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का नाम यूज़ करेंगे। तो ये वाली बात पता होनी चाहिए। अब एक और डिफरेंस आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में, कि वहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज लगता था उसके पास क्या होता था? उसके पास सिग्मा फैक्टर होता था। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज के पास वहाँ पर कई सारी ताकतें प्रेजेंट है कि वही रिकॉग्नाइज कर सकता है, वही प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता था। वहाँ पर जो टाटा सीक्वेंस प्रेजेंट होते थे, -10 सीक्वेंस, ठीक है, फिर उनका वहीं पर वहाँ पर मेल्टिंग करता था प्रोमोटर की रीजन की। ठीक है, तो वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के पास कई सारे फंक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो अकेला काफ़ी नहीं है। ठीक है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ इलॉन्गेशन का प्रोसेस कर सकता है, यानी वो आरएनए
जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उन्हें ऐड करा सकता है, लेकिन प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना, शुरुआत में प्रोमोटर रीजन को मेल्ट करना, है ना, प्रोसेस को इनिशिएट करने की ताकत उसके पास अकेले नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका सहारा लेते हैं? यहाँ पर हम सहारा लेते हैं कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम सहारा लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का और आरएनए पॉलीमरेज का। तो दो चीज़ें आएंगी यहाँ पर स्पेसिफिकली, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पर जो यूकैरियोट्स का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स से डिफर कैसे करता है? इन्हीं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे चीज़ अलग होगी ना वो इनिशिएशन का प्रोसेस ही है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज़ किए गए हैं जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगते हैं और स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल वे में कि क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद थोड़ा सा प्रोमोटर रीजन को स्टडी करेंगे। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो करते क्या क्या है, क्यों हमें लगाने पड़ रहे हैं, पहली बात देख लेते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जिन्हें हम बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कह सकते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कह सकते हैं, सबसे पहले वे क्या काम करेंगे? वे रिकॉग्नाइज करेंगे प्रोमोटर रीजन को, ठीक है। वे रिकॉग्नाइज करेंगे प्रोमोटर रीजन को, जो किसका काम था? आरएनए पॉलीमरेज का होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ही पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को बाइंड करवाएंगे, किससे? प्रोमोटर रीजन से। तो बाइंडिंग भी यही करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर रीजन की मेल्टिंग भी कौन करवाएंगे? यही करवाएंगे, ठीक है। जब प्रोमोटर रीजन की मेल्टिंग हो जाएगी और उसके बाद आरएनए को सिंथेसाइज करना शुरू करेंगे, यानी इनिशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा? प्रोमोटर को छोड़ के जाना पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज को। जब वो छोड़ के आगे बढ़ेगा, यानी इलॉन्गेशन फेज में ये प्रोसेस जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, आगे फर्दर बढ़ जाएगा, तो प्रोमोटर को छोड़ना पड़ेगा। तो प्रोमोटर क्लियरेंस करवाने में भी कौन हेल्प कर रहा है? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी इलॉन्गेशन फेज में ले जाने के लिए भी कौन हेल्प कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ठीक है। अब आगे हमें समझने के लिए सारा का सारा प्रोसेस इस प्रोमोटर रीजन को थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। अब लेट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है, वो रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर ये क्या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट प्रेजेंट है, ठीक है, जो +1 से हमने डिनोट करी। इसके राइट हैंड साइड जो होंगे वो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम रीजन है तो वहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो डाउन स्ट्रीम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर कैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है? वहाँ पर अपस्ट्रीम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अपस्ट्रीम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसे हम इस साइड को हम अपस्ट्रीम कह रहे हैं, ठीक है। तो राइट लेफ्ट की बजाय हम डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम यूज़ करेंगे, ठीक है। राइट साइड कौन सी होगी? डाउन स्ट्रीम वाली, लेफ्ट साइड हो गई अपस्ट्रीम वाली। अपस्ट्रीम में जो सीक्वेंसेज होंगे वो माइनस से डिनोट किए जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव उससे, ठीक है। और जो डाउन स्ट्रीम होंगे वो पॉजिटिव से डिनोट किए जाएंगे, ठीक है। ये वाली बात हमने प्रोकैरियोट्स में डिस्कस कर ली थी काफ़ी डिटेल में। तो अब हम बात करते हैं कि अपस्ट्रीम रीजन में कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। देखो जहाँ से इनिशिएशन हो रहा है ना, ठीक है, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? कोर प्रोमोटर, ठीक है। यहाँ पर और भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं इस रीजन के अंदर, लेकिन जहाँ से इनिशिएशन हो रहा है, जैसे रिकॉग्निशन किया जा रहा है, वो रीजन हुआ कोर प्रोमोटर। और जब हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की, बिकॉज हमें एमआरएनए को सिंथेसाइज करवाना है डीएनए से, है ना, तो यहाँ पर दो टाइप के आपको प्रोमोटर रीजन मिलेंगे, कोर प्रोमोटर रीजन। एक तो होगा अपस्ट्रीम कोर प्रोमोटर, एक होगा डाउन स्ट्रीम कोर प्रोमोटर, ठीक है। अब इस अपस्ट्रीम कोर प्रोमोटर में भी कई सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, कई सारे कंसेंसस सीक्वेंसेस आ सकता है। ये मैंने पहले बताया था, कंसेंसस सीक्वेंसेस कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं, एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड हैं, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्कुल सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, ठीक है, थोड़ा ही वेरिएशन होगा, वरना जो मेजर सीक्वेंस है वो सेम मिलेगा। जैसे वहाँ पर हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर, देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर कितना डिफरेंस है, ठीक है, बट वहाँ पर हमें टाटा 80 बॉक्स मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर हमें कौन सा मिलता है? टाटा बॉक्स, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है कंजर्व्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से जो सीक्वेंस हैं ये सारे क्या है? कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो दो टाइप के होंगे, अपस्ट्रीम प्रेजेंट है तो क्या होगा? अपस्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स, और डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है तो डाउन स्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स, ठीक है, जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा। अब इसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर कि अपस्ट्रीम पर आके कब, कि अपस्ट्रीम को कब यूज़ किया जाएगा एज अ रिकॉग्निशन साइट, या फिर डाउनस्ट्रीम को कब यूज़ किया जाएगा। इसके हम अभी आगे जब फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे उसके हम बात करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। टाटा बॉक्स हो सकता है, और भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए इसलिए सारे फैक्टर्स नहीं बताए ना, आपको सारे फैक्टर्स याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कुछ मेन पता होने चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं, उनमें सबसे मेन है टाटा बॉक्स, ठीक है, बिकॉज अपस्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट जो यूज़ होगा वो टाटा बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। इससे ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की।
ठीक है। तो अपस्ट्रीम में यानी यहाँ पर आ जाएगा टाटा बॉक्स, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में यहाँ पर INR एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और भी एलिमेंट होते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जैसे आपका DPE हो गया, ठीक है, MTE हो गया, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम एलिमेंट्स हो गए। क्लियर। अब आपको जो कहानी याद रखनी है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है, कि कौन से फैक्टर आकर बाइंड करेंगे। हमने प्रोमोटरेशन देख लिया, हमने ये देख लिया कि RNA पॉलीमरेज यूज़ हो रहा है, साथ में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं और क्यों यूज़ हो रहे हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन इनिशिएशन के प्रोसेस की, कि कौन से फैक्टर्स आकर लगेंगे, बिकॉज सारा का सारा काम यहाँ पर किसका है बेटा, यहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो किसका है, फैक्टर्स का ही है, ठीक है। इन फैक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या फिर बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। अब इनकी हम बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कोड दे रहा हूँ जो क्या है, DABD अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक एंटरटेनर है, ठीक है। D अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक एंटरटेनर है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस आपने याद रखना है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर अटैच होंगे। फिर जब अटैच होंगे तो हम साथ में इनका फंक्शन भी देखते चलेंगे, ठीक है। जो हमने अभी जनरल वे में देखा है कि इतने सारे काम करवा रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यहाँ पर हमने देखा है, तो कौन सा फैक्टर कौन सा काम करा रहा है वो हम देखेंगे अभी इंडिविजुअली। तो सबसे पहले आपका कौन लगेगा, सबसे पहले आपका आके लगेगा D, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D आकर यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D आकर यहाँ पर लगा है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये कैसा है, एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है, यानी इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी होंगी। क्या क्या जुड़ा है इसके साथ, इसके साथ दो चीज़ें जुड़ी हैं। एक तो इसके साथ जुड़ा है TBP, ठीक है, TBP। एक इसके पास होगा कंपोनेंट TF, ठीक है। तो इसके पास TBP होगा और TF होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं TBP की। TBP क्या करता है, TBP टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। TBP अपस्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, कौन से, टाटा बॉक्स को, ठीक है। तो जब TBP अटैच है तो अपस्ट्रीम कोर प्रोमोटर टाटा बॉक्स रिकॉग्निशन होगा और वहाँ से इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा था कि डाउन स्ट्रीम भी प्रेजेंट है ना, यहाँ पर मैंने शो किया था कि डाउन स्ट्रीम भी प्रेजेंट है, जैसे ये हो गया आपका DP हो गया, MT हो गया, तो इन पर भी आकर लग सकता है। कब आकर लगेगा, जब ये TBP प्रेजेंट है, जब ये एब्सेंट होगा, ठीक है। जब ये TBP एब्सेंट होगा तो अभी जो टैफ है, ठीक है, अब जो टैफ है क्या कहेंगे, TBP एसोसिएटेड फैक्टर्स टैफ एंड TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। देखो ये तो नाम में टाटा है, जो टाटा से ही आकर जुड़ेगा, लेकिन जब ये TBP एब्सेंट होगा तब हम अब अपस्ट्रीम कोर प्रोमोटर में टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करने वाला कोई भी नहीं है, तो अब जो डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जैसे DPE वगैरह MTE, इन्हें कौन रिकॉग्नाइज करेगा, अब इन्हें रिकॉग्नाइज करेगा टैफ, ठीक है, टैफ रिकॉग्नाइज करेगा इन्हें। तो हमें पता चलेगी अपस्ट्रीम कब रिकॉग्निशन होता है, डाउन स्ट्रीम कब होता है, ठीक है। तो TBP आकर जुड़ गया और टैफ ये एसोसिएटेड है TF सेकंड TF D फैक्टर से, ठीक है। जो फैक्टर D होगा हम फैक्टर D बोलेंगे, ठीक है, TF सेकंड D नहीं बोलेंगे हम पूरा, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा। तो फैक्टर D आया, अटैच हुआ, ठीक है, उसके साथ कौन थे, TBP थे और TF थे, ठीक है। TBP किससे बाइंड करता है, टाटा बॉक्स से, क्लियर। और TF क्या करता है, अदर प्रोमोटर एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है इन केस TBP एब्सेंट है, क्लियर। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट बारी किसकी आई, नेक्स्ट बारी आएगी फैक्टर A की और फैक्टर B की। फैक्टर A आया और फैक्टर B आया, ठीक है। अब इनके फंक्शन की हम बात करते हैं। जो फैक्टर A होगा, फैक्टर A क्या करेगा, ये जो TBP एंड TAF है, ठीक है, इन फैक्टर्स की बाइंडिंग को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। फैक्टर B क्या करेगा, अब देखो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हर एक फैक्टर के कई सारे मल्टीपल काम है, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि ये फैक्टर यहाँ पर आकर लगा और इसने यहीं पर अपना काम फिनिश कर दिया। कुछ काम जब पॉलीमरेज लगेगा तब होगा, कुछ काम जब DNA मेल्टिंग हो जाएगी तब होगा, ठीक है। तो जो फैक्टर सेकंड है इसका ऐसे कई सारे काम है। क्या काम है कि सबसे पहले जो टाटा बॉक्स से TBP एलिमेंट, पहले मैं इसे रब कर देता हूँ सारा, ठीक है। जो टाटा बॉक्स से जो TBP एलिमेंट अटैच्ड है कि नहीं, तो उससे आकर सबसे पहले बाइंड करेगा, ठीक है। तो टाटा बॉक्स से जो TBP अटैच्ड है उस कॉम्प्लेक्स से आकर बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा जिसके अंदर तीनों आ गए, क्लियर। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट फैक्टर, जब फैक्टर F, जब फैक्टर F आएगा, फैक्टर F किसे लेके आएगा अपने साथ, फैक्टर F लेके आएगा RNA पॉलीमरेज सेकंड को, ठीक है।
फैक्टर एफ आएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को लेकर। तो जब वो आएगा, ठीक है, तो इस आरएनए पॉलीमरेज से भी जाकर कौन बाइंड करेगा, इस आरएनए पॉलीमरेज से भी जाकर ये फैक्टर बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि टी फैक्टर जो बी है, ठीक है, वो पहले टीबीपी से बाइंड करेगा जो टाटा बॉक्स पर अटैच्ड है, साथ में किससे भी कॉन्टैक्ट करेगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से, ठीक है, इसे कॉन्टैक्ट करेगा। अब क्या होगा, जब आगे जाकर इसमें डीएनए, बिकॉज यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अभी भी कोई भी प्रोमोटर रीजन की मेल्टिंग नहीं हुई है, डीएनए की अनवाइंडिंग नहीं हुई है। लेकिन जब अनवाइंडिंग कर दी जाएगी, जब देखेंगे फैक्टर एच करेगा आकर, ठीक है, तो वो अनवाइंडिंग होने के बाद उस अनवाइंडिंग को स्टेबलाइज कौन करेगा, फैक्टर सेकंड, जो फैक्टर बी है, सॉरी, ठीक है, फैक्टर बी स्टेबलाइज करेगा डीएनए अनवाइंडिंग को। तो हमने इसके 3 फंक्शन देखे, ठीक है। टीबीपी टाटा कॉम्प्लेक्स से आकर बाइंड करेगा, साथ में जब पॉलीमरेज सेकंड बाइंड होएगा आकर यहाँ पर आकर लगेगा तो उससे भी कांटेक्ट करेगा, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, इसके अंदर कुछ रीजन्स प्रेजेंट है, लिंकर एंड रीडर रीजन, जो जब ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, यानी जब डीएनए की प्रोमोटर रीजन की मेल्टिंग हो जाएगी, ठीक है, मेल्टिंग होने के बाद क्लोज्ड से ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होएगा, तो उस ओपन कॉम्प्लेक्स को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये फैक्टर बी, ठीक है, फैक्टर बी इसे स्टेबलाइज कर देगा। अब हम फर्दर बात करते हैं, जो फैक्टर एफ है ये किसे लेके आया, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को लेकर आया, ठीक है। इस आरएनए पॉलीमरेज बिकॉज ये एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम क्या होता है, यूजुअली प्रोटीन होता है, प्रोटीन में सी टर्मिनल होता है और एन टर्मिनल होता है, ठीक है, कार्बोक्सिल एंड एमिनो टर्मिनल। तो जो इसमें एक टेल प्रेजेंट होगी, जो क्या है, सी टर्मिनल टेल है, यानी इसे हम कहेंगे सी टर्मिनल डोमेन, इसका काफ़ी महत्व है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज में एक टेल प्रेजेंट है जो क्या है, सी टर्मिनल डोमेन, इस टेल को रीजन को हम कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अभी जो फैक्टर आया, फैक्टर एफ और फैक्टर और पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है, एसोसिएशन में आए, अभी दोनों आकर कहाँ बाइंड कर जाएंगे, दोनों आकर बाइंड कर जाएंगे प्रोमोटर रीजन पर, ठीक है। किससे बाइंड करेंगे, ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रखा है फैक्टर बी, ठीक है, जो किससे अटैच है, जो टीबीपी से अटैच है, टीबीपी किससे अटैच है, टाटा बॉक्स से, ठीक है। इन तीनों के कॉम्प्लेक्स से आकर ये जो कॉम्प्लेक्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स वो आकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर सेकंड ये आकर यहाँ पर बाइंड कर गया इस कॉम्प्लेक्स से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस फैक्टर सेकंड ने किससे कॉन्टैक्ट किया, पॉलीमरेज सेकंड से, ठीक है। क्योंकि हम इंडिविजुअली पहले हमने ये वाली बात जब फैक्टर बी के अकॉर्डिंग बताई वाली बात कि उसके फंक्शन क्या है, अब हम फैक्टर एफ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो आकर बाइंड कर गया, ये वाली बात लिखी है, इसे ये एसोसिएटेड है पॉलीमरेज सेकंड के साथ, इसने इसे रिक्रूट किया प्रोमोटर रीजन पर। अब प्रोमोटर रीजन पर क्या हुआ, अगर हम पूरा खेल देखें, ये दोनों फैक्टर जो एसोसिएटेड थे ये आकर बाइंड करे इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। अब बारी आती है, बिकॉज दी अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक, अब बारी आती है एंटरटेनर है, ठीक है। अब फैक्टर ई आएगा, फैक्टर एच आएगा। फैक्टर ई का क्या काम है, कुछ नहीं, उसका काम है फैक्टर एच को रिक्रूट करवाना, ठीक है, तो उसके रिक्रूटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो होता है फैक्टर एच, ठीक है। ये फैक्टर के बहुत सारे फंक्शन है। अब जब यहाँ पर आकर लग गए तो ये क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। ये सारे फैक्टर लगने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होगी, फैक्टर एच ने यहाँ पर क्या करा दी, यहाँ पर हमारी डीएनए के प्रोमोटर रीजन की मेल्टिंग करवा दी। फैक्टर एच ने यहाँ पर प्रोमोटर रीजन की क्या करवा दी बेटा, उसकी मेल्टिंग करवा दी इन्होंने, ठीक है। अब मेल्टिंग हो गई तो अब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, आरएनटीपीस को, ठीक है, इन्हें ऐड कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोमोटर की मेल्टिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा, अबॉर्टिव इनिशिएशन। देखो अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी न्यू है, इस टर्म को हम समझते हैं। यूजुअली क्या होता है, प्रोमोटर रीजन की अनवाइंडिंग हुई, उसके बाद क्या होता है, सीधा आरएनए ऐड करना शुरू हो जाता है, जो ये ग्रोइंग आरएनए चेन है ये सिंथेसाइज करनी शुरू कर जाती है, फिर ये फर्दर जो प्रोसेस है आगे इलॉन्गेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे सिंथेसाइज करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एकदम से सीधा आरएनए नहीं बनता, यहाँ पर पहले क्या होता है, यहाँ पर कुछ फ्रैगमेंट्स बनते हैं। जैसे आप ये समझो कि आपके पास एक थोड़ी सी पुरानी बाइक है, ठीक है, जिसे आपने स्टार्ट नहीं किया, या फिर लेट सर्दियों का टाइम है और वो सर्दियों की टाइम से इंजन ठंडा पड़ गया, तो जब आप इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो शुरुआत में क्या होता है, एकदम से पूरा स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, रुक रुक के स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसी तरह जब हम आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, प्रोमोटर का क्लियरेंस, प्रोमोटर की मेल्टिंग हो गई, ठीक है, फैक्टर एच ने करवा दी, तो अब क्या होगा, अभी इंडिकेशन देगा आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई आप सिंथेसाइज करना शुरू करो आरएनए को, ठीक है। तब आरएनए जो सिंथेसाइज कर रहा है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज कर रहा है, यानी कोशिश तो कर रहा है सिंथेसाइज करने के लिए वो, लेकिन वो
सिंथेसाइज पूरा नहीं हो पा रहा, वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में टूट जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो कई सारे फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे आरएनए के, ठीक है। यानी ये इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है प्रोसेस को, यानी आरएनए सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, बट वो बार बार प्रोसेस अबॉर्ट हो जा रहा है, इसलिए हमने कहा अबॉर्टिव इनिशिएशन। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास कई सारे आरएनए के स्ट्रैंड्स फॉर्म हो गए, कंप्लीट कंटिन्यूस स्ट्रैंड नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा प्रोमोटर मेल्टिंग हुई, अबॉर्टिव इनिशिएशन हुआ। अब क्या होगा, अबॉर्टिव इनिशिएशन होने के बाद, ठीक है, अबॉर्टिव इनिशिएशन होने के बाद अब क्या होगा, प्रोमोटर क्लियरेंस होगा, ठीक है। प्रोमोटर क्लियरेंस कैसे होता है, यानी अभी आगे जाकर इलॉन्गेशन में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसकी जो सी टेल थी, सी टी डी, सी टर्मिनल डोमेन रीजन जो प्रेजेंट था, ठीक है, बेटा बिट में से क्लियर कर देता हूँ। अब जो आगे यहाँ पर इसका टेल रीजन प्रेजेंट है, देखो यहाँ से देखते हैं टेल रीजन, अभी उस पर कुछ नहीं हुआ, इसके सी टी डी रीजन पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पर जो फैक्टर एच प्रेजेंट है, ठीक है, फैक्टर एच, अब वो क्या करेगा, फैक्टर एच यहाँ पर अपनी काइनेस एक्टिविटी की हेल्प से फॉस्फोराइलेशन कर देगा इसकी टेल का, ठीक है, सीटीडी रीजन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। अब जैसे ही फॉस्फोराइलेशन करेगा तो एक तरीके से आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को ऑन सिग्नल मिल गया, पहले स्विच ऑफ था, जब ये स्विच ऑफ था तो ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था, ये अबॉर्टिव इनिशिएशन का प्रोसेस कर रहा था, थोड़े थोड़े से स्ट्रैंड्स फॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब जैसे इसे ऑन सिग्नल मिला तो अब इसने एकदम से कंटिन्यूस लग के काम करना शुरू किया और कंटिन्यूस आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म करना शुरू किया, ठीक है। और जैसे इसने प्रोमोटर क्लियरेंस हो गया, ठीक है, अब जैसे इसने स्ट्रैंड फॉर्म करना शुरू किया और इतना रीजन मेल्ट कर दिया, इतना रीजन को ट्रांसक्राइब कर दिया, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो प्रोमोटर रीजन को क्लियर करेगा ना, जब ये आगे बढ़ेगा तो जो प्रोमोटर रीजन था, प्रोमोटर रीजन को इसने वो कर दिया, ट्रांसक्राइब कर दिया, अभी आगे बढ़ेगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम मूव करेगा, या फिर हम कह सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब इसने क्या किया, प्रोमोटर रीजन को क्लियर कर दिया। तो अब ये क्या आता है, अबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद प्रोमोटर क्लियरेंस, ठीक है। तो पहले प्रोमोटर मेल्टिंग हुई, अबॉर्टिव इनिशिएशन हुआ, प्रोमोटर, देन उसके बाद क्लियरेंस हुआ, ठीक है। और जब प्रोमोटर क्लियर होगा और ये आगे बढ़ जाएगा तो ये प्रोसेस किस में कंटिन्यू कर जाएगा, इलॉन्गेशन फेज में, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर लिखी है। फैक्टर ई आकर लगा उसने, फैक्टर एच की रिक्रूटमेंट में हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रोमोटर मेल्टिंग हुई, प्रोमोटर मेल्टिंग होने के बाद ये भी किसने कराया, फैक्टर एच ने, ठीक है। उसके बाद अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा, यानी पॉलीमरेज छोटे छोटे आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूस नहीं फॉर्म कर पा रहा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सी टर्मिनल डोमेन को जो फैक्टर एच है उसे फॉस्फोराइलेट कर देगा अपनी काइनेस एक्टिविटी की हेल्प से, और जब फॉस्फोराइलेट कर देगा तो अब आरएनए पॉलीमरेज को ऑन सिग्नल मिल गया, अब वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं कर रहा उसके अंदर। और जब वो प्रोमोटर रीजन को ट्रांसक्राइब कर देगा तो अभी फर्दर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और प्रोमोटर रीजन क्लियर हो जाएगा, यानी प्रोमोटर क्लियरेंस हो गया, आगे कंटिन्यू करेगा किस में, इलॉन्गेशन फेस में, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, प्रोमोटर को क्लियर करने के बाद तो ये प्रोसेस इलॉन्गेशन फेस में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ से कुछ फैक्टर्स अटैच्ड थे, ठीक है, यहाँ पर कुछ हमने फैक्टर्स लगाए थे, ठीक है, जिन्हें हमने कहा था जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो अब उन फैक्टर्स का काम पूरा हो गया, बिकॉज उनका फैक्टर्स का काम था इनिशिएशन का, ठीक है, इनिशिएशन का, में पर्टिकुलर रिकॉग्निशन का, प्रोमोटर क्लियरेंस, ठीक है, ये सारे काम थे उसके। अब क्या हुआ, अब इनका काम खत्म हो गया, तब ये फैक्टर्स क्या किए जाएंगे, अब ये फैक्टर्स रिलीज कर दिए जाएंगे, या फिर मैं कहूँ ये फैक्टर्स शेड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि इनका काम कंप्लीट हो गया, अब आरएनए पॉलीमरेज ने क्यों चिपकाए रखे, तो अब क्या होगा, अब दूसरे फैक्टर्स आकर लगेंगे, ठीक है, जो आगे फर्दर प्रोसेस में हेल्प करेंगे। कौन से फैक्टर्स, कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर्स आकर लगेंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे आकर लगेंगे जो आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे। क्यों, बिकॉज अच्छी वाली बात यहाँ पर डिफरेंट भी है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में सीधा जो फॉर्म होता है आरएनए वो मैच्योर आरएनए होता है, बट यहाँ पर जो आरएनए फॉर्म होगा ट्रांसक्रिप्शन से वो प्री आरएनए फॉर्म होगा, ठीक है, प्री आरएनए फॉर्म होगा। उसके अंदर से जब हम नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, यानी स्प्लाइसिंग करेंगे, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे आरएनए प्रोसेस का, जो आरएनए प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर हम इंट्रो में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, उसकी स्प्लाइसिंग होगी, उसमें से जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं उन्हें रिमूव किया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 5 प्राइम एंड की कैपिंग होगी, ठीक है, और 3 प्राइम एंड पर पॉलीएडेनाइलेट टेल लगेगी, तो इसे हम कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। फिर ये जाकर प्री आरएनए से बनता है मैच्योर आरएनए, ठीक है, मैच्योर एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा फिर ये। तो एक तो ये आरएनए जो प्रोसेसिंग का जो आरएनए प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आकर लगेंगे, और साथ में इलॉन्गेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं,
ठीक है। इलॉन्गेशन में क्या होगा, वही सेम, यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, ठीक है, तो आरएनए को सिंथेसाइज करता जाएगा, ये यानी 3 प्राइम OH एंड पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें ऐड करता जाएगा ये, ठीक है। पहली बात लिखी है। तो जब इलॉन्गेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अब जिसने लेट पूरा mRNA जो है सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है, जितना जिस रीजन को उसे ट्रांसक्राइब करना था, अब क्या होगा, अब टर्मिनेशन का प्रोसेस आएगा, यानी अब उस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेट करने के यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक तो है एलोस्टेरिक मॉडल, ठीक है, टॉर्पीडो मॉडल। क्लियर। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तो एलोस्टेरिक मॉडल है, ठीक है। एलोस्टेरिक मॉडल में क्या हो रहा है कि DNA पर कुछ सिग्नल प्रेजेंट होगा, जिसे हम कह रहे हैं पॉली ए सिग्नल, ठीक है। DNA पर एक पॉली ए सिग्नल प्रेजेंट है, जैसे ये सिग्नल ट्रांसक्राइब किया जाएगा, ठीक है, ये सिग्नल इसमें आ गया mRNA में, जैसे ये ट्रांसक्राइब किया गया, RNA पॉलीमरेज ने खुद से खुद उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, कॉन्फर्मेशन चेंजेस आए, और ये इस कॉम्प्लेक्स को छोड़कर भाग गया, ठीक है, और प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, ठीक है। हमारा ये जो ट्रांसक्रिप्ट है रिलीज कर दिया गया। एक तो ये मॉडल होगा, ठीक है, एलोस्टेरिक मॉडल, जिसमें सिग्नल आया और RNA पॉलीमरेज ने किसी और की हेल्प के बिना प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। एक आएगा टॉर्पीडो मॉडल। टॉर्पीडो मॉडल के अंदर क्या होता है, टॉर्पीडो मॉडल के अंदर ये सीक्वेंस अभी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे ही पॉली ए सिग्नल आया, इस बार सिर्फ RNA पॉलीमरेज नहीं लिया गया, यहाँ पर एक अलग से एंडोन्यूक्लियस लिया गया, ठीक है। यीस्ट के अंदर आपको RAT1 मिलेगा, यीस्ट के अंदर आपको मिलेगा RAT1, ठीक है, और ह्यूमन मैमल्स के अंदर आपको मिलेगा XRN2। तो इस एंडोन्यूक्लियस की हेल्प ली गई। क्या हेल्प ली गई, जैसे ही पॉली ए सिग्नल आया और इसे ट्रांसक्राइब कर दिया गया mRNA के अंदर, ठीक है, तो अब ये एंडोन्यूक्लियस आएगा और इसे कट, इस जगह से इसे कट कर देगा, कट करके इस ट्रांसक्रिप्ट को तो इसने रिलीज कर दिया, पहला काम। दूसरा काम इसने क्या किया कि अभी भी RNA पॉलीमरेज बेसुध होकर काम किया जा रहा है, वो अभी भी सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, अभी सिंथेसाइज कर रहा है वो, ये न्यू जो RNA है, ठीक है। तो इस RNA फ्रेगमेंट को भी डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, और साथ में जब इसे डाइजेस्ट कर देगा तभी RNA पॉलीमरेज को भी कह देगा भाई जाओ तुम्हारा काम हो चुका, ठीक है। तो 3 काम कर रहा है, जो कटर लगा रहा है, एंडोलाइटिक कटर लगा रहा है, और ट्रांसक्रिप्ट को रिलीज कर रहा है। दूसरा काम में क्या कर रहा है, फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट कर रहा है। पहला काम एंडोलाइटिक कट, दूसरा काम फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट करेगा, और तीसरा काम इलॉन्गेशन कॉम्प्लेक्स को डिसमेंटल कर देगा, कहेगा RNA पॉलीमरेज को जाओ प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका, आपका काम हो गया, धन्यवाद, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स उसका प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है, टॉर्पीडो मॉडल के थ्रू और एलोस्टेरिक मॉडल के थ्रू, ठीक है। बाकी जो तीनों के तीनों प्रोसेस होने काफ़ी डिटेल में हम सेपरेट वीडियोस में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें only 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। So thank you from Balaji Bomb. See you next time. Take care.